हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आज हम यहाँ पर एसएससी जेई व्यापम सब इंजीनियर और दूसरे जो भी स्टेट्स में आपके जिसमें सर्वेइंग सब्जेक्ट आता हो उसके रिगार्डिंग हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि सर्वेइंग में आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है। हम टू द पॉइंट देखते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सर्वेइंग सब्जेक्ट। तो बेसिक सा सर्वेइंग है और उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर एसएससी जेई की अगर आप क्लासेस चाहते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वेल एंड गुड। बट अगर आपको लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशंस के लिए कहीं ना कहीं हमको सेल्फ स्टडी के साथ में एक बार रिवीजन की ज़रूरत है या फिर कुछ कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, हमको क्लासेस ज्वाइन करना है, तो आप एक बार हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर नेविगेट इंस्टीट्यूट में। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे। वीकली टेस्ट में आपके एफएलटी भी रहेंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी रहेंगे जो आपके करंट में चलते हैं जैसे सब्जेक्ट, उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ आपके डाउट क्लियरिंग क्लासेस रहेगी और व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहता है आपका कि जब आपको कोई से भी डाउट आए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी पर्टिकुलर टीचर से, तो वो आपको उसी टाइम आपका जो भी रिजल्ट है आंसर है वो आपको दे देंगे, अपलोड कर देंगे। क्लियर है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट। सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग फिर हम इसका सिलेबस भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, बट सबसे पहले टर्म्स की सर्वेइंग क्या है। तो बेसिक से अगर हिंदी में बात करें तो सर्वेइंग मतलब सर्वेक्षण करना, और सर्वेइंग मतलब कुछ नहीं है मापना या मेजरमेंट करना। और मेजरमेंट क्या करना है कि कोई सा पॉइंट है आपका अर्थ सरफेस पे या किसी बॉडी के ऊपर, उस पॉइंट को आपका मेजरमेंट बताना कि उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशंस क्या हैं, उसकी वर्टिकल पोजीशंस क्या हैं, डायरेक्शनल पोजीशंस बताना। किसी पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस में हम क्या बता दें, किसी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन या डायरेक्शनल पोजीशन, तो वो कहलाता है कि उस पॉइंट का हमने क्या कर लिया, मेजरमेंट या उसकी पोजीशंस बता दी। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशंस फाइंड आउट करना सर्वे कहलाता है। क्लियर है? तो जैसे ये सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि यह पी पॉइंट, और एक पॉइंट है आपका यहाँ पर क्यू। तो हम क्या बता रहे हैं कि ये जो क्यू है, ये क्यू पॉइंट आपका पी से कितनी दूरी पर है। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशंस बता दी, जैसे इसकी क्या बता दी, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कहलाएगा। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि अगर ये पी की ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो यह किस दिशा में लाई कर रहा है, यह किस डायरेक्शंस में आपका क्यू पॉइंट जो है वो आ रहा है। तो ये हम क्या बता देंगे, उसकी डायरेक्शनल या दिशा निर्धारित करके बता देंगे। किसके पॉइंट में? क्यू किसी पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किससे? कि पी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं किसी रिलेशंस में या किसी के रेफरेंस में हम किसी के रिलेटिव पोजीशंस बताते हैं। क्लियर? सापेक्षता का सिद्धांत न्यूटन्स का लॉ है ना, तो वो यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। किसी के रिलेशंस में ही हम बता पाएंगे। आप ऐसे थोड़ी ना बोल पाओगे क्यू कितना दूर है कि 100 किलोमीटर है, अब 100 मीटर है, किसी से 100 मीटर है या किसी से 100 किलोमीटर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट के रेफरेंस में वर्क कर रहा हूँ। क्लियर है? तो एक तो ये एम याद रखें हम कि सर्वेइंग का प्रिंसिपल है एक तरह से कि यह किसी के रेफरेंस में वर्क करता है। अब आप क्या बता सकते हैं, वो पॉइंट आपका धरती की सरफेस पर हो सकता है, मतलब अर्थ सरफेस पर हो सकता है, तो ऑन द अर्थ सरफेस से ऊपर भी हो सकता है। जैसे आप मून की, सन की पोजीशंस बताएं, स्टार्स की पोजीशंस बताएं कि अर्थ से कितने ऊपर हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अबव द अर्थ। कुछ बॉडी या कुछ पॉइंट जैसे मिनरल्स हैं, ऑर्स हैं, तो वो अर्थ के अंडरग्राउंड हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, उस सरफेस से नीचे हो सकते हैं, मीन्स बिलो द या बीनीथ द अर्थ। सर्वेइंग को क्या डिफाइन करेंगे आप? इट इज डिफाइंड एज to find out the position of point with or reference of other point। रेफरेंस ऑफ अदर पॉइंट। दूसरा क्या हो जाएगा कि सर्वेइंग इज डिफाइंड एज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ, अबव द अर्थ और बिलो द
अर्थ इज कॉल्ड दिस पॉइंट विल बी, कहां हो सकता है, विल बी ऑन, अबव और बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस क्लियर है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट की पोजीशंस फाइंड आउट करना, जैसे रेफरेंस ले लिया आपने अर्थ सरफेस को, तो अर्थ सरफेस से जो पॉइंट आ रहा है दूसरा, वो ऑन द अर्थ मतलब वो सेम लेवल पर हो सकता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में, वर्टिकल में हो सकता है या डेप्थ में हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे बिलो द अर्थ सरफेस या अबव द अर्थ सरफेस। क्लियर है। अब हम बाकी डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि सर्वेइंग का कौन कौन सा सिलेबस हमारी एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या क्या डिस्कस करना पड़ता है। तो सर्वेइंग में आपको अगर आपकी हम सिलेबस की बात करें तो जो इंडेक्स रहेगा उसमें हमको क्या क्या पढ़ना रहता है। तो सर्वेइंग में सबसे पहले आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में क्लासिफिकेशंस के और प्रिंसिपल के बाद हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा, लीनियर मेजरमेंट। कौन सा, लीनियर मेजरमेंट, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आप अगर देखें तो लीनियर मेजरमेंट मतलब इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट या फिर आपका चेन सर्वे। और इसमें हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं सिर्फ, और चेन या टेप के थ्रू मेजरमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो आपको क्या पढ़ना है, कंपास ट्रेवर्सिंग। कंपास मतलब क्या है कि मैग्नेटिक बॉक्स रहता है मैग्नेटिक निडल के साथ में, उस मैग्नेटिक निडल में आपको क्या डायरेक्शनल शो हो जाती है, किसके थ्रू, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के थ्रू। तो हम यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम, चेन सर्वे में लीनियर मेजरमेंट, कंपास ट्रेवर्सिंग या कंपास सर्वे में हम क्या कर लेते हैं, एंगुलर मेजरमेंट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट आता है इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म, इससे हम एंगुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कंपास से, चेन से हम लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। दिशा निर्धारित करना हो तो कंपास करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा थियोडोलाइट सर्वेइंग। तो इसमें हम थियोडोलाइट मतलब कुछ नहीं, आपका ऐसा एडवांस फॉर्म है टेलीस्कोप का, मॉडिफाइड वर्जन या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टेलीस्कोप। थोड़ा सा इसमें स्केल वगैरह अरेंजमेंट कर दिया, हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल। तो इससे आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं, लाइनिंग कर सकते हैं, रेंजिंग कर सकते हैं। तो ये सबको, डिफ्लेक्शन एंगल मेजर कर सकते हैं, मैग्नेटिक वियरिंग मेजर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ देखेंगे हम किसमें, थियोडोलाइट सर्वेइंग में। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग, और प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है हमारा कि इसमें हमारी फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों हम साथ में करते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल उठाकर एक अरेंजमेंट के साथ में पूरी टेबल कहाँ पर, फील्ड पर इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये हो जाता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। ये भी देखेंगे कि हमारा फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क कैसे साथ में करते हैं। तो ये थोड़ा सा रफ वर्क देता है, आपको इतना एक्यूरेट नहीं दे पाता है, बट रिजल्ट आपके क्विक आ जाते हैं, क्योंकि आपका ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों साथ साथ में चलते रहते हैं। तो आपकी फील्ड वर्क का जो काम है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें प्लेन टेबल सर्वेइंग के बाद, तो हम पढ़ेंगे कौन सा, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग।
तो ये टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग, टेक्योमीटर यूज होता है। और टेक्योमीटर क्या है, थियोडोलाइट का और एडवांस फॉर्म है, थियोडोलाइट का और एडवांस फॉर्म है। जैसे मैकबुक वगैरह, एंड्रॉइड के साथ में मैकबुक वगैरह आने लग जाते हैं, आपके मैक वगैरह। तो ये क्या है कि टेक्योमीटर, इसमें आप थियोडोलाइट में 2 लेंस यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ग्लास और आईपीस। इसके बीच में एक और लेंस होता है हमारा एनालिटिक लेंस, जो हमारी कौन सी स्टेडिया कंसेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल के थ्रू उनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस बता सकते हैं। तो ये हम देखेंगे किसके थ्रू, और स्टेडिया रीडिंग के थ्रू हम बता देते हैं उनके बीच की दूरी, 2 पॉइंट, मतलब बिना चेन सर्वे या बिना 2 पॉइंट के बीच की दूरी को मापे आप बता सकते हो कि उन दोनों के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो वो हम देखेंगे किसमें, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कौन सी टर्म्स, हमारी नेक्स्ट टर्म्स रहेगी गाइस हमारी लेवलिंग। अभी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट कर रहे थे। जैसे वर्टिकल मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशंस करना लेवलिंग कहलाता है। किसी पॉइंट की हाइट बताना, किसी पॉइंट की डेप्थ बताना। किसी रेफरेंस से कोई ऊपर हो तो उसको हम बोलते हैं हाइट या एलिवेशन, और कोई पॉइंट उस रेफरेंस से नीचे हो, गड्ढे में हो, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। क्लियर है। जैसे टावर की हाइट बताएं, टावर का आप एलिवेशन बता रहे हैं। कुएं की गहराई बताएं तो कुएं की आप क्या बता रहे हैं, डिप्रेशन बता रहे हैं। क्लियर। ये हम देखेंगे किसमें, लेवलिंग टर्म्स में। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहां पर हम पढ़ेंगे कंटूरिंग या कंटूर मैप या कंटूर सर्वे। इसमें क्या होता है कि जनरली जो हमने जो मैप देखे हैं, उस मैप में हमारा क्या होता है, कंटूर्स लाइन नॉर्मल मैप होता है। इसमें सिर्फ हमको ओरिजेंटल पोजीशंस दिखती हैं, उनका वर्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं पता चलता है कि हिमालय कितना ऊंचा है, या कोई बॉडी कितनी ऊपर है, कितने गड्ढे हैं, तालाब कहाँ पर है। ये हमको पोजीशन सिर्फ दिखता है कि यहाँ पर तालाब की पोजीशन है, बट तालाब कितना गहरा है ये हम नहीं बता सकते, नदी कितनी गहरी है ये नहीं बता सकते। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन या ऐसा मैप रिप्रेजेंट करना कि जिसमें आपको गंगा की गहराई भी पता चल जाए, हिमालय की ऊंचाई भी पता चल जाए, ये हम किसके थ्रू बता पाएंगे, कंटूरिंग के थ्रू। तो कंटूर मैप हम रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है कि सेम एलिवेशन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना कंटूर कहलाता है। कंटूर इंटरवल क्या होता है, कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये हम इस टर्म्स में देखेंगे। और इसी के थ्रू आप रोड या हाईवे या रेलवे ट्रैक के स्लोप अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं। कंटूरिंग हो गया, लेवलिंग हो गया हमारा। देन नेक्स्ट टर्म्स आती है हमारी कर्व्स। कर्व्स हमारे रेलवे में भी आते हैं, और कहीं ना कहीं कैनाल वगैरह डिज़ाइन आते हैं तो थोड़े बहुत वहाँ पर भी देते हैं, या जो वाटर ड्रॉप वगैरह फॉल होते हैं आपके कैनाल फॉल, हाईवे रेलवे में तो आना ही है, और एक आपका सर्वेइंग में। तो ये टॉपिक आपका 3 में कम से कम इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। अब कर्व्स की बात करें तो कर्व्स क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं जनरली, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व। जब ट्रैफिक की या किसी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करना हो, तो या तो वहाँ पर इंटरसेक्शन मतलब जंक्शन आएगा, जैसे चौराहा है तो चौराहे से आप दूसरी जगह से जा सकते हैं, या फिर वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर्व आएगा। तो ट्रैफिक की डायरेक्शंस चेंज करना हो तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर्व आएगा। और अगर ट्रैफिक का ग्रेडियंट चेंज करना हो, राइज और फॉल चेंज करना हो, या आप किसी ऊपर बॉडी पर जा रहे हैं, मतलब ऊपर लेवल पर, ग्राउंड के राइज लेवल पर हैं, आपको नीचे थोड़ा सा आना है, तो वहाँ पर भी आपका सडन जंप नहीं कर सकते हैं हम। सडन क्या नहीं कर सकते हैं, जंप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्लोवली ग्रेडियंट आपको प्रोवाइड करना, तो वो किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे हम, एज अ वर्टिकल कर्व। तो ये हमारे कर्व्स वाले टॉपिक में आएगा। देन फिर हम मेजर कर लेंगे एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट्स, और एक टर्म्स हो जाती हैं मिसलेनियस कंसेप्ट। मिसलेनियस मतलब कुछ एक्स्ट्रा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मिसलेनियस जो टर्म्स होगी वो भी हम यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। क्लियर है। अब बात कर ले, हमारा सिलेबस हो गया है पूरा, और यही हमारा क्या है जिसको हमको डिस्कस करना है। बात करें इसकी वेटेज की, एसएससी जेई में अगर आप देखें इसका वेटेज, तो वेटेज देखें अगर आप, एसएससी जेई प्री में, तो प्री में इसका आप कम से कम 8 से 12 क्वेश्चंस आते हैं।
और अगर आप बात करें किसकी, पीईबी की, व्यापम सब इंजीनियर, तो इसमें इसका जो वेटेज है हमारा, वो हमारा इसमें भी आपका कम से कम 8 से 13 क्वेश्चंस आते हैं। अदर स्टेट्स में भी जहाँ पर सर्वेइंग सिलेबस में आता है, तो उस सिलेबस में भी बात करें तो कम से कम आपके 6-7 क्वेश्चन तो आना ही है, 6-7 क्वेश्चंस तो आते ही हैं आपके सर्वेइंग के, अगर किसी सब्जेक्ट्स में है तो। और बाकी वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम 120 नंबर की, मतलब 120 क्वेश्चंस की हो रही हैं, 60 नंबर की हो रही है, 90 नंबर की हो रही है, अलग अलग, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर सर्वेइंग सिलेबस में है, और कहीं ना कहीं वैसे भी ये इंपॉर्टेंस है हमारे पढ़ने के हिसाब से, अगर हम सर्वेइंग का नॉलेज लेना चाहें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट्स का या हर एक कोई सी भी आप डिज़ाइन में, चाहे बिल्डिंग बनाए, रोड बनाए, ब्रिज बनाए, हर जगह कम से कम सर्वेइंग तो आपको करना ही पड़ेगा, सर्वे तो करना ही पड़ेगा ना। क्लियर है? तो अब हम देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शंस, क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और किस कंसेप्ट पर ये वर्क करता है। तो नेक्स्ट हमारा जब सर्वेइंग है, तो सर्वेइंग में हम क्या पढ़ेंगे, सर्वे देख लिया हमने कि सर्वे में आपने किसी पॉइंट की, किसी रेफरेंस के टर्म्स में हमने उसकी पोजीशंस बता दी। उस डेटा को दो तरीके से आप या तो न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली उस न्यूमेरिकल मतलब आपने जैसे टेबल बनाकर बता दिया है कि हाँ ए से बी के बीच की इतनी दूरी है, बी से सी के बीच की इतनी दूरी है, तो न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन हुआ। एक होता है हमारा इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपने डिज़ाइन बना दी या उसका पूरा नक्शा बना दिया और उसमें लिख दिया कि हाँ ए से बी इतना दूर है, उतना उसका है, ये पोजिशन हमने रिप्रेजेंट कर दी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या लिखेंगे आप, कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये नोट पॉइंट में लिखते जाएं आप जैसे आप चाहें तो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑन मैप और प्लान। जो डेटा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of data is on map और प्लान। कहां पर होता है, मैप पर करेंगे या फिर प्लान। तो प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे प्लान इट्स अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन। लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्लान। लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बात करें अगर हम मैप की, तो मैप क्या होता है, लार्ज स्केल मतलब जैसे आपके पास ये तो पता ही है हमको कि जैसे 2 मीटर या 2 किलोमीटर भी मापना हो, जैसे ए से बी कोई पॉइंट है, इनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। अब उसको अगर आपको शीट के ऊपर या कागज़ के ऊपर शो करना है, तो क्या 2 किलोमीटर का कागज़ है हमारे पास, नहीं है, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं माना की। माना की मतलब ऐसा स्केल या पैमाना। स्केल क्या होता है, जैसे आपने बोल दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब ग्राउंड पर जो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी, उसको पेपर पर कितना लिखेंगे आप, 1 सेंटीमीटर के फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं स्केल। अब कुछ स्केल ऐसी होती हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो अगर आपको 2 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है तो आपको कितनी बड़ी स्केल चाहिएगी। अगर आप बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है आपके पास ग्राउंड पर कितनी, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मतलब ये कितना है, 2000 मीटर है कि नहीं। 2000 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है। तो आपको अगर यहाँ बात करें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो आपको कितनी 2000 सेंटीमीटर की स्केल चाहिएगी। कितने की चाहिएगी, 2000 सेंटीमीटर की स्केल, या फिर वहाँ पर कागज़ में इतनी लंबी लाइन खींचेंगे आप, कितनी 2000 सेंटीमीटर की। इसी की जगह अगर आपका डेटा क्या लिख देते कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 1000 मीटर के बराबर, तो आप क्या 2 किलोमीटर के लिए कितना लिखते हैं, 2 किलोमीटर के लिए सिर्फ आपकी 2 सेंटीमीटर की लाइन जाती।
तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की और वहाँ पर 2000 सेंटीमीटर की, तो कौन सी स्केल ज़्यादा बड़ी है? तो ये स्केल बड़ी है किसके कंपैरिजन में? इसमें। तो इसका डेटा आप एज अ मैप में रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी का जैसे प्लान में। तो जैसे आपके घर का नक्शा बनाना है छोटा सा, तो उनके लिए हम कौन सा करेंगे? प्लान यूज़ करते हैं। जैसे पूरे भारत का बनाना है तो वहाँ पर क्या आपने लिखा होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 68 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ऐसे डिस्टेंस लिखी है। तो वहाँ पर क्या है? लार्ज स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लान इट्स अ लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और बात करें अगर हम मैप की, तो मैप होता है हमारा स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसको हम बोलेंगे मैप। ये दोनों टर्म्स क्लियर है हमको। और न्यूमेरिकल आर मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उस डेटा को जो सर्वेइंग में हम सोल्व करके लाए हैं। अब बात करें अगर आप सर्वेइंग में, तो सर्वेइंग आपका 2 तरीके से हो सकता है, या क्लासीफाई की बात करें हम। सर्वेइंग क्लासिफाइड इन 2 टर्म्स। कैसे क्लासिफाई करेंगे? प्राइमरी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, एंड सेकंड टर्म्स में हो जाएगा आपका सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। अब प्राइमरी क्लासिफिकेशंस की बात करें तो प्राइमरी में क्या होगा हमारा? प्राइमरी में 2 टाइप का हो जाएगा। कैसे 2 टाइप का? वी नो दैट शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ कैसा है हमारे पास में? शेप ऑफ अर्थ जो है ऐसा स्पेरिकल शेप है या कर्व्ड शेप। अर्थ का शेप कैसा है? कर्व्ड है। तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, ये नेचर है, किसी बॉडी के ऊपर अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन का शेप कैसा होगा? जैसा उस प्लेन का शेप है, जिस प्लेन के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हैं। किसी सर्कुलर बॉडी के ऊपर आप कोई लाइन ड्रॉ करो तो उस लाइन का शेप कैसा है? सर्कुलर है। सिलेंडर के ऊपर करो सिलेंडर, रेक्टेंगल के ऊपर करो रेक्टेंगुलर आकार, मतलब एक लीनियर लाइन बनेगी। क्लियर? तो अर्थ का शेप है ऐसा कर्व में, तो अर्थ के शेप के ऊपर का कोई लाइन ड्रॉ करो तो वो लाइन कैसी रहेगी? हमारी कर्व लाइन रहेगी। तो अगर यहाँ पर आपने कोई सी लाइन ड्रॉ करी तो लाइन कौन सी है हमारी? तो ये ए से बी तक की जो लाइन है वो कर्व्ड है। तो मतलब आपके घर का जो प्लॉट है, आपका जो खेत है या जो भी है, तो वो कौन सा है? जैसे ए बी आपका खेत है या फील्ड है, तो वो कौन से शेप में है? वो कर्व्ड शेप में है या नहीं है? यहाँ पर पानी भी भरा है तब भी वो कर्व्ड शेप में है। तो ये क्या कर्व्ड लाइन है। तो अगर मैं सर्वे ऐसे करूँ कि ये कर्व्ड लाइन है, इसको कंसिडर करते हुए, तो कर्व्ड लाइन सर्वे करने पर आपको क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इनसे कैलकुलेशंस करने में। बट अगर आप कर्व्ड लाइन मानकर सर्वे कर रहे हैं तो उसको हम पढ़ते हैं एज अ जियोडेटिक सर्वेइंग। और लार्ज बॉडी के लिए, लार्ज स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है हमारा? इट्स यूज्ड फॉर लार्ज सर्वे एरिया, लार्ज सर्वे एरिया। कब? व्हेन सर्वे एरिया ग्रेटर देन 260 स्क्वायर किलोमीटर, देन हम प्रीफर करेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, और यहीं से आपसे एग्जाम में पीईबी 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आए थे दोनों शिफ्ट में, एक जियोडेटिक से और दूसरा आया था हमारा प्लेन सर्वेइंग से। प्लेन क्या है कि गाइस ये जो ए बी डिस्टेंस है इसको मैं क्या मान लूँ? एक कर्व लाइन मानने में आपको कैलकुलेशंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी सॉल्व करने में मैथमेटिकल, क्योंकि एक कर्व सरफेस को सॉल्व करना और एक लीनियर बॉडी को सॉल्व करना सिंपल कौन सी है? लीनियर बॉडी को सॉल्व करना थोड़ा सा सिंपल है। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो ए बी डिस्टेंस है उसको कर्व लाइन ना मानते हुए एक लीनियर या फिर एक सीधी रेखा मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर ले। तो ऐसे टाइप को सर्वेइंग को क्या बोलेंगे हम? प्लेन सर्वेइंग। तो इन दिस इसमें क्या कर लेते हैं हम? अर्थ सरफेस
अर्थ सरफेस should be considered as linear or plane, that is curved nature of earth will be not considered। और दूसरा देखें यहाँ पर तो ये कब प्रीफर किया जाता है कि when surveyed area less than 260 स्क्वायर किलोमीटर। और एग्जाम में अगर 260 नहीं दिखे तो अब आप 250 पर क्लिक कर सकते हैं, बट अगर एग्जाम में आपको 260 भी दे रखा है और 250 भी दे रखा है तो फिर आप 260 स्क्वायर किलोमीटर पर कवर अप करें। तो एग्जाम में जैसे आया हुआ था कि प्लेन सर्वे कहाँ पर यूज़ करते हैं या प्लेन सर्वे में क्या नहीं करते हैं, तो प्लेन सर्वे में हम अर्थ का कर्व्ड सरफेस कंसिडर नहीं करते हैं, जियोडेटिक में हम अर्थ का कर्वेचर कंसिडर कर लेते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट क्या है, ये वाला सर्वे, तो इट्स मोर एक्यूरेट देन कंपेयर टू, इसमें यहां पर लिख लेंगे ये पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इट्स लेस एक्यूरेट टू जियोडेटिक दिस सर्वे विल बी लेस एक्यूरेट टू जियोडेटिक सर्वेइंग, क्योंकि इसमें क्या है कर्व्ड सरफेस आप कंसिडर करें तो ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे ना हम, बट वही कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। दूसरी बात, अगर हम जैसे ट्रेंगल वगैरह बना रहे हैं तो इसमें जो ट्रेंगल बनेंगे वो कौन सा होगा, आपका प्लेन ट्रेंगल बनेंगे, एक लाइन सीधी रेखा में। और इसमें जो ट्रेंगल बनेंगे वो ट्रेंगल कैसे बनेंगे, तो वो ट्रेंगल आपके जैसे कर्व्ड लाइन से बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, कर्व्ड लाइन कंसिडर करेंगे तो ये दो कर्व्ड लाइन, ये तीसरी कर्व्ड लाइन, इसको हम कौन सा बोलते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल। तो इन दिस ऐसा लिख लें, इन दिस जियोडेटिक सर्वेइंग फॉर्म स्फेरिकल ट्रायंगल। कौन से बनते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल। और इन दिस प्लेन ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय प्लेन लाइन। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ना, ये भी हम साथ में याद रखें ताकि ये एग्जाम में कभी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए मैथमेटिकल, तो ये भी आपको याद रहें कि इनमें जैसे कौन से बॉडी बनती हैं। स्फेरिकल, तो गाइज इससे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल एंगल, सॉरी प्लेन एंगल। और इसमें जो एंगल बनेगा किसमें, आपके इस बॉडी में, तो वो कौन सा कहलाएगा, ये आपका एंगल कहलाएंगे स्फेरिकल एंगल। कौन से कहलाएंगे, स्फेरिकल एंगल कहलाएंगे, जो आपके स्फेरिकल ट्रायंगल में बनेंगे। और लाइन कौन सी होगी, कर्व्ड लाइन। तो कर्व्ड लाइन से स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा और स्फेरिकल ट्रायंगल से हमारे स्फेरिकल एंगल फॉर्म होंगे। प्लेन लाइन से या लीनियर लाइन से हमारा प्लेन ट्रायंगल बनेगा और प्लेन ट्रायंगल से हमारे एंगल जो बनेंगे वो प्लेन एंगल कहलाएंगे। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं। आपका एरिया कितने 260 स्क्वायर किलोमीटर से कम होना चाहिए, तो हमारा प्लेन सर्वे वहाँ पर हम करते हैं। इससे एक्यूरेसी वगैरह इतनी नहीं आती है, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना ये होता है। तो जैसे लार्ज बॉडीज होती हैं या जो पूरे स्टेट का या पूरे रीजन का या पूरे कंट्री का हमको सर्वे करना हो, तो वहाँ पर हम करेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। और जनरली ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ही हमारा जनरली क्या करता है, जियोडेटिक सर्वेइंग। जो नॉर्मली हम करते हैं, आपका घर बनता है, कोई बिल्डिंग या कॉलोनीज वगैरह में सीवर लाइन वगैरह डेवलप हो रही हैं, तो सारी हमारी किस पर, प्लेन सर्वे पर ही वर्क करती है। सेकेंडरी क्लासिफिकेशंस की बात करें तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में देखें तो इसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, देखिए आप अलग अलग से। तो कैसे हो सकता है, अलग अलग पर्पस के हिसाब से। जैसे
तो अलग अलग पर्पस क्या, जैसे आपने बोल दिया इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से देखें तो कौन कौन सा सर्वे हो जाएगा हमारा इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड। तो इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड हमारा हो जाएगा, जैसे चेन यूज़ कर रहे हैं या टेप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे चेन सर्वे। कंपास यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, कंपास सर्वे। जैसे एंगुलर मेजरमेंट, तो लीनियर मेजरमेंट हम चेन से कर लेते हैं, एंगुलर मेजरमेंट जैसे कंपास थियोडोलाइट से, तो कंपास सर्वे। थियोडोलाइट उपयोग कर रहे हैं तो थियोडोलाइट सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग। अगर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, थियोडोलाइट सर्वेइंग हो गया है। अगर हम टेक्योमीटर यूज़ कर रहे हैं तो वो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग कहलाएगा, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। बात करें अगर हम एडीएम की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो वो एडीएम सर्वे कहलाएगा। अगर आप हाइड्रोलॉजिकल बॉडी का सर्वे कर रहे हैं किसी, तो वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाएगा। अब बात करें अगर हम यहां पर सेकंड, तो सेकंड किस क्लासिफिकेशन से हो सकता है, मेथड। कौन कौन सी मेथड पर बेस्ड है, जैसे सर्वे, मतलब प्रिंसिपल पर बेस्ड। मेथड्स मतलब किस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जैसे चेन सर्वे हमारा किस पर वर्क करता है कि सर्वे एरिया को हम ट्रायंगल बना बनाकर ब्रेकआउट कर देंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड ट्रायंगुलेशन सर्वे। और अगर हम बात करें ट्रेवर्सिंग प्रिंसिपल पर, नंबर ऑफ सर्वे कनेक्टेड लाइंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेवर्स सर्वेइंग। तो ट्रेवर्स प्रिंसिपल पर जो बेस्ड होगा वो ट्रेवर्स सर्वे, और जो ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा वो ट्रायंगुलेशन सर्वे। नेक्स्ट बात कर लें अगर हम क्लासिफिकेशंस में, आपका मेथड्स हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किस ऑब्जेक्ट्स में किस कंसेप्ट पर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे जियोलॉजिकल फीचर्स देखना है आपको, कि अर्थ के जियोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, अर्थ क्रस्ट कहाँ पर फैला हुआ है, किसमें कितनी डिस्टेंस तक किस टाइप की सॉइल है। जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ देखना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे। वैसे ही अगर आपको क्या करना है, माइनिंग वगैरह, मिनरल्स देखना है, ओर्स देखना है, कहाँ पर कौन सी खदानें हैं या कौन सा मिनरल है, कोयला कहाँ पर है, कॉपर कहाँ पर है, आयरन कहाँ पर है, एल्यूमिनियम कहाँ पर है, समथिंग समथिंग। तो ये हम कहाँ से मिनरल्स देख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइन सर्वे करेंगे। तो ये माइन सर्वे हो जाएगा हमारा। आप देख रहे हैं कि कुछ आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, कि पुरातत्व की कुछ चीज़ें कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, राम मंदिर कहाँ पर है, कृष्ण मंदिर कहाँ पर है, इनकी पोजीशंस कहाँ थी, कहाँ पर कितना बड़ा मंदिर था, ऐसी कुछ आप पुरातात्विक विभागों की या पुरातात्विक चीज़ें खोजकर बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। माइन सर्वे, जियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे। और अगर आप मिलिट्रिकल वगैरह के एक्सपेक्ट्स में देख रहे हैं, मिलिट्री बाउंड्रीज वगैरह, कि मेरे रीजन की बाउंड्री कहाँ तक हो सकती है, स्टेट्स बाउंड्री कहाँ तक हो सकती हैं, हिंदुस्तान कहाँ तक या पाकिस्तान की बाउंड्रीज कहाँ पर, इनके फीचर्स, कि इसमें कौन से बंकर्स कहाँ पर है, ये मिलिट्री एस्पेक्ट्स में बताना, तो वो आपके क्या बताएंगे, मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री फीचर्स शो करना, मिलिट्री फीचर्स शो करना, मिलिट्री सर्वे। आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में सर्वे करना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। मिनरल्स वगैरह के ऑर्स के फॉर्म में सर्वे करना, माइन सर्वे। और जियोलॉजिकल फीचर्स, अर्थ क्रस्ट या सॉइल के टाइप्स वगैरह फाइंड आउट करना, ये जियोलॉजिकल सर्वे थी। हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा, फंक्शंस के हिसाब से। फील्ड ऑफ सर्वे, कौन सा, फील्ड या फंक्शन ऑफ सर्वे की कहां पर आप कर रहे हैं। तो फील्ड ऑफ सर्वे की बात करें तो कहां कहां पर हो सकता है, जैसे आपका फील्ड ऑफ सर्वे, तो ये हमारा, अगर आप अर्थ के ऊपर कर रहे हैं तो वो लैंड सर्वे,
अर्थ के ऊपर, जैसे ज़मीन के ऊपर ही आप सर्वे कर रहे हैं तो आपका लैंड सर्वे, जैसे प्लॉट वगैरह की मैपिंग कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो आपका लैंड सर्वे में आएगा। अगर आप हाइड्रोलॉजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहे हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे मतलब समुद्र की गहराई बता रहे हैं, कुएँ की गहराई बता रहे हैं, ये कुछ आप सर्वे कर रहे हैं, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे? मराइन सर्वे। और अगर आप अर्थ के ऊपर कर रहे हैं, मतलब आप कुछ अंतरिक्ष में या स्पेस में कुछ सर्वे कर रहे हैं, सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, मंगल ग्रह कितना दूर है, बृहस्पति ग्रह कितना दूर है, इनकी डिस्टेंस वगैरह, इनके फीचर्स बात कर रहे हैं, किसमें? एस्ट्रोनॉमिकल फीचर्स। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो ये हो गए हमारे ऑन द अर्थ, बिलो द अर्थ एंड अबव द अर्थ। अबव द अर्थ मतलब सरफेस, आपके आसमान में वर्क कर रहे हैं, स्काई में, स्पेस में, एस्ट्रोनॉमिकल। बिलो द अर्थ मतलब उस अर्थ सरफेस से अंडरग्राउंड आप वर्क कर रहे हैं, मराइन सर्वे। और ऑन द अर्थ तो वो आपका लैंड सर्वे में। और यही लैंड सर्वे जो हम पढ़ते हैं, इसको हम क्लासीफाई करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस कर देते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लैंड सर्वे। तो अभी लैंड सर्वे को अगर हम और क्लासीफाई करें तो लैंड सर्वे आपका कैसे कैसे क्लासीफाई हो सकता है? जैसे आप अगर किसी सिटी के फीचर्स बता रहे हैं तो वो कहलाता है सिटी सर्वे। आप अगर किसी रीजन की टोपोग्राफी बता रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें हम सीक्वेंस में, जैसे टोपोग्राफी बता रहे हैं। टोपोग्राफी मतलब होता है कि धरती का नेचर कैसा है आपके आसपास, पहाड़ी हिस्सा है, मैदानी हिस्सा है, तो वो हम किसके थ्रू बता सकते हैं? टोपोग्राफी। कि यहाँ पर इरेगुलर या एंडुलेटेड ग्राउंड है या फिर एकदम रेगुलर बाउंड्रीज हैं, तो हम बताएंगे किसमें? टोपोग्राफिक सर्वे। उसके टोपोग्राफिकल फीचर्स बताना, कहाँ जंगल आ रहा है, कहाँ रिवर आ रही है, ये टोपोग्राफिकल फीचर्स बताना हमारे किसी टाउन या किसी विलेज के या किसी सिटी के, वो क्या बताती हैं? आपकी टोपोग्राफिक सर्वे। किसी सिटी के अंदर के फीचर्स बताना, ध्यान से देखिएगा, किसी सिटी के अंदर के फीचर्स बताना। सिटी के अंदर के फीचर्स बताना मतलब आप ये बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन कहाँ इतनी दूर है या कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल कहाँ पर है, कॉलेजेस कहाँ पर है, टेम्पल्स कहाँ पर है, ये आपको बताना, ये सिटी सर्वे के अंदर फीचर्स आएंगे। क्लियर है? तो सिटी सर्वे का बता दिया। किसी बॉडी की आपने बाउंड्री फिक्स करवा दी, स्टेट बाउंड्री, ये मेरा देश है, यहाँ पर ये बाउंड्री मेरी है, इसको हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। कौन सा बोलते हैं गाइस? इसको हम कैडेस्ट्रल सर्वे। तो कैडेस्ट्रल सर्वे मतलब क्या हो जाएगा? इसके अंदर आप स्टेट बाउंड्री, रीजन बाउंड्री, सिटी बाउंड्री, विलेज बाउंड्री, जो हम बाउंड्री फिक्स कर दें, या सीमा रेखा निर्धारण, सीमा निर्धारण करने के लिए कौन सा करेंगे आप? कैडेस्ट्रल सर्वे। बात करें अगर हम, फिर एक नेक्स्ट टर्म्स होता है हमारा कौन सा? इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में या इंजीनियरिंग फीचर्स शो ऑफ करना। इंजीनियरिंग फीचर्स मतलब जैसे ये रोड है तो रोड की विड्थ कितनी है, लंबाई कितनी है, ब्रिज है तो ब्रिज की स्पान कितनी है, कितनी विड्थ तक है, कितने लेन का ब्रिज है, और टावर है तो टावर की हाइट्स क्या है, बिल्डिंग्स हैं तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल फीचर्स बताना। स्ट्रक्चरल बताना आपको किसी सिटी के अंदर या किसी बॉडी के स्ट्रक्चरल फीचर्स, वो हमारे इंजीनियरिंग सर्वे में आएंगे। और इसी इंजीनियरिंग सर्वे में आप देखें यहाँ पर इसी इंजीनियरिंग सर्वे में आप आगे के सर्वे करते हैं। कौन से सर्वे करते हैं? तो जैसे आप यहाँ पर रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, और देन हम करते हैं लोकेशन सर्वे या डिटेल्ड लोकेशन सर्वे। तो ये आपके इसी में फीचर्स आते हैं जो हम आगे स्टडी करते हैं। किसके हैं पार्ट? ये आपके लैंड सर्वे के ही कुछ फीचर्स हैं जो हम आगे स्टडी करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आप क्या ध्यान से देखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आपका इन चेन, कंपास या इनमें से कोई सा एक कर रहे होंगे। इन मेथड में से कोई सा आपका ट्रेंगुलेशन या फिर ट्रेवर्स रहा होगा।
इस ऑब्जेक्ट्स में से आपका अभी कोई ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि आप मतलब जियोलॉजिकल माइन या आर्कियोलॉजिकल फीचर्स नहीं करते हैं, जाते हैं हम फील्ड पर। तो फील्ड में हम जनरली कौन सा लैंड सर्वे करते हैं, और लैंड में आपका इन चारों में से कोई सा एक हो सकता है। और फिर आपका ये इंजीनियरिंग सर्वे होगा। इस इंजीनियरिंग सर्वे में रिकॉग्नाइजेंस, प्रीलिमिनरी और लोकेशन सर्वे हम करते हैं। क्लियर है। और ये सभी सर्वे किसका क्लासिफिकेशन है आपका, इस प्लेन सर्वे का, क्योंकि ज़्यादातर हम कौन सा करते हैं, या प्लेन सर्वे प्रीफर। क्लियर है। तो नेक्स्ट फिर हम देखें अगर यहाँ पर इसका प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, सर्वेइंग का। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, किस प्रिंसिपल पर की टर्म्स हमारी वर्क करती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में देखें अगर आप, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम पहले क्या करेंगे, जो भी रीजन है हमारा, उस रीजन की जो भी बाउंड्रीज हैं वो पहले फिक्स अप कर लेंगे। जैसे पॉइंट है ए, बी, सी, डी और ई। तो हम क्या करेंगे, इनकी बाउंड्रीज फिक्स कर लेंगे एंड देन फिर हम सर्वे करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो एरर आने के चांसेस हैं वो आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। आप इसमें ये कंट्रोल पॉइंट हो गए हमारे, क्या हो गए, ये कंट्रोल पॉइंट कि आपको कितनी भी रिक्वायरमेंट हो आप दूसरे के प्लॉट में नहीं जाओगे सर्वे करते हुए, या एरर आने के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, टू लोकलाइज द टू minimize the error by these प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो एरर है उसको लोकलाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकंड है टू locate a new point, to locate a new point required, ये तो मैथ्स का कंसेप्ट है, जैसे required minimum 2 measurements। आपको अगर एक नया पॉइंट इस्टेब्लिश करना है किसी दूसरे पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको कम से कम 2 मेजरमेंट पता होने चाहिए। क्या लिखा है, टू लोकेट अ न्यू पॉइंट रिक्वायर्ड मिनिमम 2 मेजरमेंट्स। और 2 मेजरमेंट कैसे हो सकते हैं, इट मे बी लीनियर, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है x और दूसरा पॉइंट है आपका y, तीसरा पॉइंट है z। आपको x से y तक की दूरी पता है और x से z तक की दूरी पता है, तो क्या आप z से y तक की डिस्टेंस बता सकते हैं। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, जब हमें मान लीजिए यह डिस्टेंस L1 और ये L2 पता हो। तो मतलब कितने, आपके पास 2 लीनियर मेजरमेंट थे, तब आपने थर्ड न्यू पॉइंट को इस्टेब्लिश कर दिया। क्लियर है। तो ये होता है कि आपको कम से कम 2 मेजरमेंट, अब जरूरी नहीं कि दोनों लीनियर ही हो या दोनों एंगुलर हो, या 1 लीनियर या 1 एंगुलर, कोई से भी हो सकते हैं, कि दोनों लीनियर हो सकते हैं, या फिर कोई जैसे ऑब्जेक्ट हैं, इसके बीच का ये थीटा एंगल है, ये P है, ये Q और R, तब भी आप QR बता सकते हैं अगर आपको ये L1 पता हो और थीटा पता हो। मतलब एक एंगुलर ऑब्जर्वेशन, एक एंगुलर ऑब्जर्वेशन है और एक आपके पास लीनियर ऑब्जर्वेशन है, देन भी हम क्या कर सकते हैं, QR की वैल्यू को फाइंड आउट करके बता सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि दोनों आपके क्या हो,
ये जैसे मेजरमेंट आपके पास दोनों एंगुलर मेजरमेंट हो तब भी हम बता सकते हैं कि यह पॉइंट कितना आपका किस डिस्टेंस पर या किस ऑब्जेक्ट्स पर वो लाई करेगा या एक्ट करेगा। तो आपके पास दोनों एंगुलर हो सकते हैं, दोनों लीनियर हो सकते हैं, वन लीनियर और वन एंगुलर होगा, तब भी हम तीसरा पॉइंट स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये क्या है, मैथ्स का कंसेप्ट बोले यहाँ सर्वेइंग का दूसरा प्रिंसिपल कि टू लोकेट अ न्यू पॉइंट वी हैव रिक्वायर्ड मिनिमम 2 मेजरमेंट्स। इट मे बी बोथ लीनियर, बोथ एंगुलर, वन लीनियर एंड वन एंगुलर मेजरमेंट में भी, जो चारों में से मतलब तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म्स है हमारा कौन सा, स्केल ऑफ अ मैप। स्केल ऑफ अ मैप। तो स्केल क्या होती है कि जो ग्राउंड डेटा है, ग्राउंड डेटा को किसी फंक्शंस के फॉर्म में या किसी न्यूमेरिकल टर्म्स के इक्विवेलेंट हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ पर या शीट के ऊपर, हमारे प्लान के ऊपर या मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो स्केल क्या होती है, तो स्केल हमारा ये होता है कि डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस ऑन मैप। तो स्केल ऑफ अ मैप or plan it is a ratio of line on map or plan to line on the ground। क्लियर। स्केल में भी 2 टाइप्स है। स्केल कितनी हो सकती है हमारी, 2 टाइप्स की हो सकती हैं रिप्रेजेंटेशंस के हिसाब से। स्केल अगर मैं स्टेटमेंट्स के थ्रू बता रहा हूं, स्केल में भी इंजीनियर्स स्केल और दूसरा हो सकता है इन फॉर्म ऑफ आरएफ। इन फॉर्म ऑफ आरएफ, तो आरएफ स्केल और एक इंजीनियर्स स्केल। इट शोज द डेटा या स्केल इन दिस स्केल shows as a statement। किसके थ्रू, स्टेटमेंट्स के थ्रू आप शो करते हैं। और स्टेटमेंट्स कैसे, जैसे आप बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ये आपने स्केल बता दी क्या। इन दिस स्केल शोज एज अ फ्रैक्शन, स्केल शोज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। और आरएफ की बात करें तो आरएफ स्केल में क्या होता है, इन दिस स्केल represented as फ्रैक्शन। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे गाइस हम इसको, फ्रैक्शंस के फॉर्म में या फिर परिमेय संख्या के फॉर्म में या P अपॉन Q के फॉर्म में। दैट इज इन फॉर्म ऑफ P बाई Q। एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो इसका एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो RF इज इक्वल टू क्या होता है, तो RF इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि जैसे मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो यहां पर जैसे आपने बोला है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, तो इसी को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर अपॉन 2000 सेंटीमीटर, 20,000 सॉरी। 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं ना हमारे, तो क्या लिख दिया हमने कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20,000 सेंटीमीटर।
क्लियर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राउंड पर 20,000 सेंटीमीटर आपके मैप में 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये टर्म्स में भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं RF स्केल। और अगर स्टेटमेंट के थ्रू बताएं आप तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ इंजीनियर्स स्केल। तो ये दोनों टर्म्स भी आती हैं हमारे कभी कभी एग्जाम में। एक छोटा सा जैसे अगर आप क्वेश्चन देखें यहाँ पर तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन हमारा आपसे पूछ लेता है जैसे क्वेश्चंस लाइक दैट, फाइंड लार्ज स्केल, फाइंड लार्ज स्केल। कौन सी लार्ज स्केल है इनमें से वो बताना है आपको। कौन सी, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। बी ऑप्शन दे दिया आपको 1/400,000 और सी ऑप्शन दे दिया आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर और डी ऑप्शन दे दिया आपको कि 1/4, ऐसा लिख लें 4/200 समथिंग। तो इसमें आपसे क्या पूछना है कि लार्ज स्केल बताइए। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, मैथ्स आता है अगर हमको तो हम क्या कर दें, जितना न्यूमेरेटर में न्यूमेरेटर की संख्या तो आपकी क्या है, कांस्टेंट है। जैसे 1 1 ही लगभग है, इसको भी 1 में कर सकते हैं हम। अगर न्यूमरेटर के साथ में अगर डिनोमिनेटर मतलब जो हर है उसकी संख्या नीचे की जितनी बड़ी होगी उतना रिजल्ट हमारा क्या आएगा, उससे छोटा आएगा। लाइक दैट जैसे 1/2 लिखा हो और एक जगह लिखा हो 1/4, तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो 1/2 आपका ग्रेटर देन है किससे, 1/4 से। क्यों है, क्योंकि यह है आपका 0.5 और यह है आपका कितना 0.25 टर्म्स। तो 0.25 छोटा है किससे, 0.5 से। मतलब क्लियर है। तो जितना डिनोमिनेटर में संख्याएं बड़ी होगी, अगर ऊपर की संख्या बराबर है, अब ऊपर जैसे मान लीजिए कि 3 होता तो हो सकता है कि आपका 3/4 बड़ा हो जाता। क्लियर है। तो ऊपर अगर न्यूमिनेटर इक्वल हो और नीचे की संख्याएं बड़ी आ रही हो, जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी आएगी हमारी। तो बस इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बड़ा वैल्यू आएगी वो हमारी लार्ज स्केल और जो छोटी वैल्यू आएगी वो हमारी स्मॉल स्केल हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करें आप तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे सभी को फ्रैक्शंस में ले लें तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर मतलब आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था मीटर और फिर आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था आपका सेंटीमीटर में हो गया। यहाँ पर देखें तो ये तो है ही सही हमारी टर्म्स किसमें 1/4000 और ये टर्म्स किस में हो जाएगी 1/2000 और फिर मीटर में करना है तो ये सेंटीमीटर में मीटर से, तो ये आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। और ये टर्म्स थोड़ा सा इसको इक्विवेलेंट करें, 4 से है जैसे ये, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/1 और ये कितना हो जाएगा 5 और 2 and 3 5 2 3 5। क्लियर है। तो ये भी 3 और 2 5 ये वैल्यू मतलब ये दोनों स्केल तो बराबर हो गई हमारी। अब बड़ी स्केल कौन सी है, इसमें भी कितने 3 और 2 5, 3 और 2 5, सभी में कितने 5 5 शून्य हैं। तो ये संख्या भी आप एलिमिनेट माना, तो मतलब 1/5, 1/4, 1/2 और 1/5 है। तो अगर आप यहाँ से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो आप 0.2 समथिंग आएगा। कितना आएगा, इसको डिवाइड करो 0.2 इंटू 10 टू दी पावर जैसे -5 लिख दें हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -5। ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 और ये अगेन वही सेम वैल्यूज आएगी 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -5। तब बड़ी संख्या देखो इसमें से कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारी देखें 0.2, 0.25, 0.5 एंड 0. कौन सी बड़ी संख्या आ रही है सभी में से देखो आप, तो ये हमारी क्या हो रही है सबसे बड़ी संख्या। मतलब लार्ज स्केल कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। तो ऐसे भी हमारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी स्केल बड़ी है तो उसको हम डिवाइड करके इसे देख सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया हमको। क्लियर है। जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर यहाँ पर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपके प्रिपरेशंस में कहीं ना कहीं आपको ऐसा हेल्प आउट कर रहा है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू टू एवरीवन।